कॉस्मिक चिल्ड्रन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पीछे के जो लेक्चर में हमें मैंगो के बारे में पढ़ा था, कल्टीवेशन ऑफ मैंगो की खेती के बारे में पढ़ा था और इसके बारे में उनकी उत्पत्ति, गुणसूत्र संख्या और खाए जाने वाला भाग व उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। और आज हमें इसके फ्रूट प्रोडक्शन के अंतर्गत दूसरा जो हमारा जो फ्रूट है वो नींबू वर्गीय फल है। यानी आज हम पढ़ेंगे नींबू के बारे में, नींबू की उत्पत्ति, खाए जाने वाला भाग व उनके उपयोग या इनका उत्पादन कौन कौन से राज्य में होता है, उसके बारे में हम आज विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले मैं आपको माय डियर स्टूडेंट, आपसे सभी से मेरा ये आग्रह है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें व शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। तो चलिए हम आज इसके बारे में विस्तृत जानकारी की प्राप्त करते हैं। नींबू वर्गीय अब आम के बाद में दूसरा स्थान है हमारे लाइम यानी नींबू का है। नींबू का सबसे पहले हम बात करते हैं। नींबू का जो वानस्पतिक नाम है सिट्रस ओरेंटिफोलिया सिंगल नाम है। इसके बाद में इनका जो कुल है वो लगभग नींबू वर्गीय जो फल होते हैं वो सभी के सभी रुटेसी कुल में आते हैं। इनकी जो फैमिली है वो रुटेसी है। इसके बाद में इनकी हम बात करें ओरिजिन ऑफ प्लेस यानी उनकी उत्पत्ति स्थान, जो उनका उत्पत्ति स्थान है वो इंडिया यानी भारत है। इनकी जो उद्गम स्थल है वो भारत माना जाता है। अब इसके बाद में इसके क्रोमोसोम संख्या यानी गुणसूत्र जो संख्या है वो 2n बराबर 18 यानी 18 है। अब इसके बाद में फल किस प्रकार का फल है, ये एस्पेरेडियस सर्स या बेरी प्रकार का फल है। अब इसके बाद में इनको खाए जाने वाला जो भाग है वो उसको क्या कहते हैं, जैसे इनके जो खाए जाने वाले भाग है जो रेसिले या रेसे या प्लेन स्टेल उनको कहते हैं। अब हम बात करेंगे नींबू के बारे में, सोइल कैसे होनी चाहिए और इसके लिए क्लाइमेट कैसा होना चाहिए और इनकी उन्नत किस्मों के बारे में। इसके बाद में उनका प्रोपेगेशन यानी प्रवर्धन कैसे होता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें व लाइक करें ताकि आपको एग्रीकल्चर से संबंधित नई नई जो अप टू डेट जो जानकारियां हैं वो प्राप्त होती रहे। चलिए आज शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था नींबू विश्व में नींबू उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान था, 54% जो भारत का योगदान था। अब इसके बाद में नींबू वर्गीय फलों में नींबू आता है, माल्टा आता है, मौसमी आती है, किन्नू आते हैं, ये सभी संतरा आता है, ये सभी नींबू वर्गीय फलों में आते हैं। तो नींबू वर्गीय फलों में नींबू का जो स्थान है वो तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान संतरे का है। नींबू वर्गीय फलों में प्रथम स्थान रखता है वो संतरा रखता है। उसके बाद में द्वितीय जो स्थान है, द्वितीय स्थान है वो मौसमी का है। इसके बाद में तृतीय स्थान है वो नींबू का है। नींबू वर्गीय फलों में नींबू का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान किसका है, संतरे का है, यानी सर्वाधिक नींबू वर्गीय फलों में संतरा उत्पादन होता है। उसके बाद में मौसमी या इसको हम किन्नू भी कहते हैं, ये सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरा स्थान है वो नींबू वर्गीय फलों उत्पादन में नींबू का है। सर्वाधिक बात करते हैं नींबू सर्वाधिक विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। विश्व में नींबू उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान है। इसके बाद में हम बात करते हैं भारत के अंदर कौन कौन से राज्य में नींबू का उत्पादन होता है। सबसे सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है नींबू का आंध्र प्रदेश है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में सर्वाधिक नींबू का उत्पादन कहाँ होता है, भरतपुर और धौलपुर में सर्वाधिक नींबू का उत्पादन होता है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला नींबू का उत्पादन करने वाला राज्य है वो आंध्र प्रदेश।
नींबू उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद में बिहार का स्थान है, गुजरात का है। राजस्थान में सर्वाधिक नींबू का उत्पादन करने वाला जिला है वो भरतपुर और धौलपुर है। भरतपुर व धौलपुर दोनों जिले हैं वो नींबू उत्पादन में प्रथम स्थान रखते हैं। अब नींबू का हम किस रूप में इनका उपयोग करते हैं? नींबू का सर्वाधिक उपयोग हम उनको अचार बनाने में, व डिब्बाबंदी के रूप में, व उसके बाद में जूस के रूप में उनका उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग अचार बनाने में, डिब्बाबंदी में, यानी कैंडी के रूप में, व जूस के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट आप साथ साथ में अपने नोटबुक रखें ताकि ये साथ साथ में नोट भी करते चलें। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं नींबू की खेती के लिए या कल्टीवेशन के लिए कैसी क्लाइमेट होना चाहिए, सोइल कैसी होनी चाहिए, भूमि कैसी होनी चाहिए और टेम्परेचर कितना इनके लिए उपयुक्त माना जाता है। नींबू की खेती के लिए सोइल यानी वैसे नींबू है वो सभी प्रकार की भूमि में उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उसके लिए दोमट व बलुई मिट्टी है वो उपयुक्त मानी गई है। दोमट व बलुई भूमि है वो उपयुक्त रहती है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इनके लिए जलवायु कैसा होना चाहिए। वैसे ये उष्ण से लेकर के शीतोष्ण जलवायु में उत्पादन होने वाला फल है, फिर भी उसके लिए विशेष जो जलवायु है वो शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं हम इसके लिए तापमान कितना होना चाहिए। जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर 16 डिग्री से लेकर के 32 डिग्री है वो टेम्परेचर उपयुक्त माना गया है। तापमान 16 डिग्री से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस इनकी खेती के लिए उपयुक्त है। भूमि का जो पीएच मान है, भूमि का पीएच मान 6.5 से लेकर के 7.5 के मध्य में होना चाहिए। सोइल का जो पीएच मान है वो 6.5 से लेकर के 7.5 है वो उत्तम माना गया है। वैसे ये 8.5 तक भी हो सकता है।
अब इसके बाद में हम बात करते हैं उनके लिए प्रोडक्टिव वैरायटी यानी उन्नत किस्में। उन्नत किस्में में सबसे हम पढ़ते हैं पहले कागजी नींबू। नींबू वर्गीय फलों में सबसे सर्वाधिक जो उपयुक्त फल है वो कागजी नींबू। कागजी नींबू सबसे अच्छा फल होता है क्योंकि इसके अंदर देखो बाहर का जो छिलका होता है, कवर होता है, वो बिल्कुल कागज जैसे होता है, इसके लिए उसका नाम रखा गया है कागजी नींबू रखा गया है। और ये आकार में भी थोड़ा बड़ा होता है और ये इसके अंतर्गत जो रसीला जो सरस जो भाग है वो भी सर्वाधिक होता है। ये अचार बनाने के लिए और जूस बनाने के लिए उपयुक्त माना गया है। लेकिन इसके अंदर एक व्याधि पाई जाती है जिसे कहते हैं ट्रिस्टिंजा रोग सर्वाधिक होता है। उसके उपयुक्त के लिए हमें आगे आएगा उसके बारे में साइन के बारे में बात करेंगे। उन्नत किस्म कागजी नींबू, कागजी कला, ये भी सर्वाधिक अच्छा फल माना गया है। ये भी एक संकर्ण द्वारा निकाला गया फल है, सर्वाधिक उपयुक्त फल माना गया है। इसके बाद में बारहमासी ये उनकी उन्नत किस्में है। बारहमासी के बाद में बात करते हैं इंदौर सीडलेस। इंदौर सीडलेस है, ये एक बीज रहित फल है। इसके अंतर्गत बीज नहीं होता है, सिर्फ रसीला भाग व प्लास्टिक भाग पाया जाता है। ये इंदौर से निकाला गया है इसलिए उसका नाम है वो इंदौर सीडलेस बीज रहित नींबू वर्गीय फल है। बारहमासी जो फल है वो हमेशा 12 महीने तक कभी भी हमेशा लगते रहते हैं और पौधे पर रहते हैं, इसलिए उनको बारहमासी नाम दिया गया है। इसके बाद में बात करते हैं पंत लेमन। पंत लेमन है जो हमारी एक पंतनगर में एक यूनिवर्सिटी खोली गई है, वहां से इनका रिसर्च या अनुसंधान किया गया है और वहां से ये संकलन करके निकाला गया है, इसलिए उसका नाम है पंत लेमन रखा गया है। इसके अतिरिक्त और भी नई जो वैरायटी है वो निकाली गई है। ये जो है उन्नत किस्में। अब हम पढ़ते हैं जो नई निकाली गई वैरायटी या किस्म। नई किस्मों में बात करते हैं। सबसे पहले नई किस्म है वो एक तो प्रमालिनी किस्म है, वो नई किस्म वैरायटी निकाली गई है। और कहां से निकाली गई है? ये एनयू यानी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी परभणी महाराष्ट्र से निकाली गई है। परभणी महाराष्ट्र से निकाली गई है। ये जो संकलन करके जो किस्म निकाली गई है वो एनयू महाराष्ट्र परभणी के अंतर्गत एक इसका अनुसंधान है, वहां से निकाली गई है। इसके बाद में विक्रम, ये भी एक वैरायटी है, ये भी इसी महाराष्ट्र से निकाली गई है। एनयू परभणी महाराष्ट्र द्वारा निकाली गई नई किस्म है। इसके बाद में निकाली गई है सही सरबती जो किस्म है वो कहां से निकाली गई है? एमपीकेवी यानी महाराष्ट्र द्वारा ये भी निकाली गई है। और केवी कृषि केंद्र
कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा निकाली गई है। अब इसके बाद में जयदेवी, ये जो किस्म है ये भी तमिलनाडु से निकाली गई है। तमिलनाडु द्वारा निकाली गई है। अब इसके बाद में है तेनाली, जो आंध्र प्रदेश से द्वारा निकाली गई है। आंध्र प्रदेश द्वारा निकाली गई। अब हमें नींबू की वैरायटियों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद में हम नींबू का जो प्रोपेगेशन यानी उनकी पौधों की संख्या में कैसे सतत वृद्धि कर सकते हैं, कैसे इनको बढ़ा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अधिक बाग कैसे लगा सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रवर्धन करना पड़ता है। प्रवर्धन किस प्रकार से किया जाता है, वैसे इनका जो प्रवर्धन है वो दो विधियों के द्वारा किया जाता है। एक तो बीज के द्वारा, दूसरा है गुट्टी के द्वारा। प्रवर्धन बीज के द्वारा भी किया जाता है इनका, और दूसरी जो विधि है वो गुट्टी विधि। दोनों विधियों के द्वारा इनका व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है, बीज द्वारा, और बीज के बाद में जो दूसरी विधि है वो गुट्टी विधि है। यानी नींबू के जो पौधे की जो जड़ वाला जो भाग होता है वो लगभग पेंसिल के आकार का 2 सेंटीमीटर मोटाई का और लगभग 6 सेंटीमीटर लंबाई का जो आकार का जो एक टुकड़ा लेते हैं, वो टुकड़ा वर्षा ऋतु के समय हमें भूमि में उनका 2/3 भाग तो भूमि में रख देते हैं और 1/3 भाग है वो भूमि से ऊपर रख देते हैं। और कुछ समय बाद में है जो ही वो भूमि के अंदर उनको अनुकूल कंडीशन मिलेगी तो जड़ों की वृद्धि होगी। जड़ों की वृद्धि के होने के बाद में साथ साथ में उनका फिर प्रोपेगेशन हो जाएगा। तो ये हम नींबू का प्रवर्धन करने की विधि के बारे में दो विधि के द्वारा कर सकते हैं इनका प्रवर्धन। प्रवर्धन के बाद में पौधरोपण, यानी पौधरोपण किस समय करनी चाहिए, कौन सी ऋतु में करनी चाहिए, और पौधरोपण करते समय इनको प्लांट टू प्लांट की दूरी कितनी रखनी चाहिए। इसके बाद में इनकी पौधरोपण का अंतराल है वो कितना होना चाहिए। पौधरोपण इनका है वैसे सबसे पहले हम करते हैं इनका मई जून के अंतर्गत। इनके गड्ढे का आकार खोदते हैं 75 सेंटीमीटर लंबाई इंटू 75 सेंटीमीटर चौड़ाई इंटू 75 सेंटीमीटर गहराई के आकार का मई जून के अंतर्गत एक गड्ढे को खोद लेते हैं। गड्ढे को खोदने के बाद में जो उसके अंतर्गत है यानी FYM फार्म यार्ड मैन्योर खाद और फर्टिलाइजर केमिकल रसायन मिला करके पुनः उनको गड्ढे को भर देते हैं और जुलाई अगस्त के अंतर्गत उनका पौधरोपण कर देते हैं। मई और जून के अंतर्गत गड्ढे को उर्वरक खाद व रसायन मिलाकर के गड्ढे को पुनः भर देते हैं। गड्ढे को पुनः भर देते हैं। अब इसके बाद में जैसे ही वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है, वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त में प्रारंभ हो जाती है, मानसून सक्रिय हो जाता है, उस समय हमें जुलाई अगस्त के अंतर्गत इनका रोपण कर देते हैं। तो रोपण करते समय हम देखते हैं कि बाग में लगाने के लिए उनके लिए, क्योंकि बाग जो प्रक्रिया होती है वो एक लंबी प्रक्रिया होती है, स्थायी प्रक्रिया होती है, इसलिए उनको सबसे पहले ये ध्यान में रखा जाता है कि उनकी पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए। इनकी पौधे की दूरी है वो
6x6 मीटर की दूरी होनी चाहिए। यानी एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी है, जैसे हम ये बाग लगाते हैं, बाग लगाते समय जो पौधे से दूरी है वो कितनी होनी चाहिए? 6 मीटर की, 5 से लेकर के 6 दोनों में मानी गई है, लेकिन 6 मीटर की जो दूरी है वो उपयुक्त या उत्तम रहती है। पौधे से पौधे की दूरी कितनी हो? 6 मीटर की दूरी रखी जाती है। रखने के बाद में हम इनको गड्ढों में 10 से 15 दिन को खाली छोड़ देते हैं। खाली छोड़ने के बाद में उसमें प्रत्येक गड्ढे में 20 किलोग्राम गोबर की खाद और इसके बाद में 1 किलोग्राम SSP सुपर फास्फेट उर्वरक और इस 50 से 100 ग्राम क्विनालफॉस यानी उसके अंदर कीट दिमक न लगे उसके लिए मिला करके गड्ढे को पुनः भर करके जुलाई अगस्त में उनका रोपण कर देते हैं। अब खाद एवं उर्वरक होती है वो प्रत्येक साल इनकी मात्रा होती है वो बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे एक वर्ष में जो गोबर की खाद हमें 10 किलोग्राम देते हैं, दूसरे वर्ष में 20 किलोग्राम, तीसरे वर्ष में 30 किलोग्राम और चौथे वर्ष में 40 और पांचवें वर्ष में 50 किलोग्राम है वो खाद देते हैं। इसी तरह इनकी जो उर्वरक की जो फर्टिलाइजर की जो मात्रा होती है वो भी सबसे प्रथम वर्ष में हम देते हैं 125 ग्राम, दूसरे में उसे कर देते हैं डबल कर देते हैं 250 ग्राम, फिर तीसरे में भी उसको इतनी ही मात्रा और बढ़ा करके 5 वर्ष तक उनको उर्वरक देते रहते हैं। अब इसके बाद में इनकी सिंचाई, वैसे सिंचाई के लिए उसको वर्षा ऋतु में कोई सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि उस समय मानसून की वर्षा होती रहती है। अगर फिर भी लंबा अंतराल हो जाता है मानसून के मध्य तो उनको गर्मी के अंदर तो 15 दिनों में सिंचाई करें और सर्दियों में उनको 20 से 25 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। अब जैसे ही पौधरोपण के बाद में पौधे का जो आकार होता है या पौधे की जो ग्रोथिंग होती है वो उनकी वृद्धि होने लग जाती है, तो वृद्धि अनियमित वृद्धि होने लग जाती है तो उनको उचित आकार देने के लिए उनकी प्रूनिंग व ट्रेनिंग की प्रक्रिया की जाती है। तो प्रूनिंग की जाती है उसकी, यानी सबसे जो छोटा होता है उसमें नीचे की जो पत्तियां होती है या तना होता है जो टहनी होती है वो काट दी जाती है ताकि पौधा वो ऊपर बढ़ता रहे और बढ़ने के बाद में उनको उचित आकार देने के लिए और उनकी कटाई छटाई की जाती है। कटाई छटाई में क्या होता है, कोई जो रोगग्रस्त टहनी होती है वो काट देते हैं, जो आपस में टकराती हुई टहनी होती है वो उनको काट देते हैं और अनियमित आकार से जो बढ़ रही टहनी होती है वो उनको काट करके और उनको पौधे का उचित आकार दे सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कटाई करने पर अधिक से अधिक फूल फल आएंगे और अधिक से अधिक उत्पादन होता रहेगा। तो हम इनकी कटाई छटाई करते हैं। कटाई छटाई तो लगभग नियमित करनी चाहिए, फिर भी उनके लिए उपयुक्त जो समय है वो दिसंबर और जनवरी माना गया है क्योंकि दिसंबर और जनवरी के अंतर्गत क्या होता है, इन पौधे की जो डोरमेंसी यानी सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। अब इसके बाद में हमें पढ़ते हैं उनके लिए उसमें लगने वाले रोग एवं व्याधियां कि पौधे को किस तरह से हमें उनका संरक्षण करना चाहिए, पौधे को किस तरह से उनको बचाना चाहिए, कौन कौन सी इसके अंतर्गत रोग लगते हैं और कौन कौन सी इसके अंतर्गत व्याधि या बीमारी फिजिकल डिसऑर्डर लगते हैं। तो इनका हम रोकथाम, नियंत्रण एवं उपचार के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों साथ साथ में आप कमेंट करें, शेयर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों में इसके बारे में, चैनल के बारे में बताएं। सबसे पहले हम पौधरोपण में पौधे रोपण के संरक्षण यानी पौधे का बचाव करना, किसे, कीट व बीमारियों से पौधे का बचाव करना चाहिए। कीट व बीमारी में सबसे पहले हम नींबू की जो पढ़ते हैं बटरफ्लाई यानी नींबू की तितली, नींबू की
बटरफ्लाई लगने वाली, ये एक प्रकार का कीट है जो नींबू में लगता है। उसकी जो धीरे धीरे वृद्धि करके डिंब अवस्था में ग्रहण करके और पौधे के ऊपर क्या होता है, बिल्कुल सफेद जैसी पत्तियां हो जाती है और पौधे की पत्तियां फिर धीरे धीरे सफेद होने के बाद में पौधे से गिरने लग जाती है। तो हम उसकी रोकथाम के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनका नियंत्रण कैसे करेंगे, डाइमिथोएट के द्वारा करेंगे नियंत्रण। डाइमिथोएट, डाइमिथोएट की जो मात्रा है 30 सीसी दवा का छिड़काव करेंगे। दवा का छिड़काव करेंगे। इसके बाद में जो दूसरी जो व्याधि है, दूसरी है पर्णशृंगी, यानी ये भी एक कीट है जो पर्णशृंगी। पर्णशृंगी दूसरा जो कीट है, ये क्या करता है, पर्ण यानी पत्तियों को, श्रृंगी सुरंग बना करके पत्तियों को छेद करके और उनको पत्तियों में सुरंग करके पत्तियों को कमजोर कर देते हैं। फिर धीरे धीरे जो पत्तियां होती है वो गिरने लग जाती है। तो इनके नियंत्रण कैसे करेंगे, हमें उनको नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले यही जो रसायन है, यही जो केमिकल है, डाइमिथोएट का छिड़काव करेंगे 30 सीसी डाइमिथोएट, ताकि ये कीट से नष्ट हो जाएगा और पौधे की ग्रोथिंग या वृद्धि हो जाएगी। अब इसके बाद में ये तो लगने वाले दो प्रकार की कीट थे, हम इनके कीट के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला जो कीट था बटरफ्लाई का, बटरफ्लाई के पौधों को काफी नुकसान पहुंचाती है और उसके अंदर के जो पत्तियां होती है वो सफेद रंग की हो जाती है और होने के बाद में धीरे धीरे गिरने लग जाती है। दूसरा जो कीट था वो है पर्णशृंगी, यानी पत्तियों पर छेद बना करके पत्तियों को सुरंग कर देते हैं और धीरे धीरे पत्तियां कमजोर होकर के गिरने लग जाती है। इसके बारे में जो नियंत्रण है, जो दोनों कीटों का जो नियंत्रण है, डाइमिथोएट 30 सीसी दवा के द्वारा छिड़काव करके हम इनका नियंत्रण करेंगे। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे व्याधि। ये तो थे कीट। व्याधि सबसे पहले, यानी ये तो कीट के द्वारा होने वाले रोग थे। अब व्याधि जीवाणु के द्वारा भी हो सकती है, वायरस के द्वारा भी हो सकती है, वह अन्य कारक के द्वारा हो सकती है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं व्याधि, कैंकर रोग। कैंकर रोग नींबू का कैंकर रोग है, ये होने वाला किसके द्वारा होता है, ये जीवाणु के द्वारा होता है और जीवाणु का जो नाम है जीवाणु के द्वारा होता है। एग्रीकल्चर एग्जाम में कई बार पूछा गया है नींबू का जो कैंकर रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा, कवक के द्वारा या जीवाणु के द्वारा, उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा आएगा, जीवाणु के द्वारा होता है। और जीवाणु का जो नाम है वो, इनका जीवाणु का जेंथोमोनास सीट्रस उनका नाम है। जीवाणु का नाम जेंथोमोनास स्पीशीज जीवाणु, ये इसे जीवाणु का नाम है। अब कई बार पूछा गया है एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया कि नींबू का जो कैंकर रोग होता है वो किस जीवाणु के द्वारा होता है, तो जेंथोमोनास जीवाणु के द्वारा होता है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, पत्तियां व टहनी पर पीले धब्बे पड़ जाते हैं। पीले धब्बे पड़ने के बाद में पौधों की जो ग्रोथिंग वृद्धि है वो रुक जाती है और ग्रोथिंग वृद्धि रुकने के बाद में उनका फल व फूल कम आते हैं, तो इसलिए उनका उत्पादन व उपज है वो कम हो जाती है। तो हम इनका नियंत्रण व रोकथाम कैसे करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीक्लोराइड नियंत्रण,
ऑक्सीक्लोराइड ये रसायन का हम छिड़काव करेंगे। कितनी मात्रा में लेंगे इसकी? 2 से लेकर के या 2.5 से लेकर के 3 ग्राम इनकी मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके इनका क्या करेंगे? छिड़काव करेंगे, ताकि इस कैंकर रोग की है वो रोकथाम हो जाएगी। अब इसके बाद में ये थी व्याधियां, इनमें और भी कई प्रकार के रोग लगते हैं, जैसे एंथ्रेक्नोज लगते हैं और गोदाती रोग भी लगते हैं, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है, तब इनका हमें विवरण नहीं पढ़ेंगे। अब इसके बाद में इनका बात करते हैं प्रति पौधा उपज कितनी होती है और यह प्रति हेक्टेयर इनकी उपज कितनी होती है। उपज एक तो आंकी जाती है प्रत्येक पौधे से, और दूसरी जो उपज आंकी जाती है वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आंकी जाती है। तो प्रति पौधे, वैसे नींबू वर्गीय जो फल होता है, वो जो ग्राफ्टेड जो फल है वो 3 से 4 वर्ष के बाद में वो फल देने लग जाता है। तो एक पौधे से कितना फल प्राप्त होता है? लगभग एक पौधे से लेकर 50 से लेकर के 75 जो किलोग्राम है वो प्रति पौधा फल प्राप्त होता है। अब एक पौधे से कितना फल प्राप्त होता है? 50 से लेकर के 75 जो किलोग्राम है वो पौधा से एक प्रति पौधे से फल प्राप्त होता है। और फिर जैसे जैसे धीरे धीरे वैसे बात करें तो लगभग ये 2 किलोग्राम में थी, वैसे संख्या की जो बात करें तो जो 1000 जो फल है वो प्रति पौधा फल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर की बात करें तो प्रति हेक्टेयर लगभग 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। आठ से 10 टन प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। उपज प्राप्त होती है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे हमें उसका उत्पादन होता है, उत्पादन होने के बाद में काफी मात्रा में इनका फल प्राप्त होता है, तो इनको हमें इनका भंडारण कैसे करेंगे, इनको स्टोरेज कैसे करेंगे, इनके लिए स्टोरेज के लिए कितना डिग्री तापमान होना चाहिए और हम कितने दिनों तक उनका भंडारण कर सकते हैं और कितनी प्रतिशत आर्द्रता पर इनका भंडारण किया जा सकता है। भंडारण यानी काफी मात्रा में होने के बाद में जैसे हम उनकी तुड़ाई कर देते हैं तो उनका भंडारण भी करना जरूरी है, नहीं तो क्या होता है ये खराब होने लग जाते हैं। तो इनका जो भंडारण होता है वो 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इनका भंडारण किया जाता है। भंडारण किया जाता है और इनके लिए ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, इनके लिए 85 से लेकर के 90 जो प्रतिशत है वो आर्द्रता होनी चाहिए। 85 से लेकर के 90% आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, आर्द्रता होनी चाहिए या नमी होनी चाहिए। अब इसके बाद में कितने दिनों तक हम उनको भंडारित कर सकते हैं, लगभग 3 से लेकर के 4 सप्ताह तक या फिर 3 से लेकर के हमें 6 सप्ताह तक उनको भंडारण कर सकते हैं। अपने घरों में भी रख सकते हैं या अपना जो कोल्ड स्टोरेज होता है उसमें भी रख सकते हैं। तो इनको 3 से लेकर के 6 सप्ताह तक भंडारण कर सकते हैं। कितने सप्ताह तक उनका भंडारण किया जा सकता है? 3 से लेकर के 6 सप्ताह तक है। कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है एग्रीकल्चर, जैसे ICAR, BHU,
जैव। और इसके अंतर्गत पूछा गया है कि नींबू वर्गीय फल का जो भंडारण है वो कितने दिनों तक किया जा सकता है। तो 3 से लेकर के 6 सप्ताह में इनका भंडारण किया जाता है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपको जो पढ़ाई हुए जो चैप्टर है या जो हमने लाइन के बारे में जो पढ़ाया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।